तो आज हम अपना मेजर्स चैप्टर का नाम है अपना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे। हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है वो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। हम लोगों ने बेसिक्स इस चैप्टर में समझा, ठीक है ना, और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स समझा, लिमिटेशन समझा और मीनिंग भी समझा था, ठीक है। दो तरीके से डिफाइंड है स्टैटिस्टिक्स, सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में। फिर हमने डेटा शुरू किया था। डेटा के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेटा देखा कि भाई प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। अगर डेटा पहली बार यूज़ होने वाला है अपनी लाइफ में तो प्राइमरी है, अदरवाइज वो सेकेंडरी है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखा कि डेटा को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टाइम सीरीज एंड जोग्राफिकल डेटा। अब इसके अंदर फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होती है, फ्रीक्वेंसी ग्रुप, नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। तो हमने देखा कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को हम फ्रीक्वेंसी ग्रुप में डालते हैं और टाइम सीरीज एंड जोग्राफिकल डेटा को हम नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप में डालते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा देखा। हमने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा था कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी में 4 थे, एक था इंटरव्यू मेथड, एक था मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, एक था ऑब्जर्वेशन मेथड और एक था क्वेश्चनर मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर फर्दर 3 थे, पर्सनल इंटरव्यू, इंडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है जी। अच्छा, सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर क्या क्या मेथड्स थे, गवर्नमेंट प्राइम और इंटरनेशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिपोर्ट्स पब्लिश बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, और एक प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज, ठीक है ना, क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज। ये सारे थे आपके मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। अब हमने लास्ट क्लास में फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुरू किया था जो कि इंपॉर्टेंट था। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हम लोगों ने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन समझा क्या होता है, हम लोगों ने टैबुलर प्रेजेंटेशन समझा क्या होता है, हमने क्वेश्चंस भी किए इनके। फिर हमने बीपीएल के अंदर यानी डायग्रामेटिक के अंदर 3 पढ़ने थे, बार डायग्राम, पाई चार्ट एंड लाइन डायग्राम। इसके अंदर हम लोगों ने बार डायग्राम तो कर लिया था, हम लोगों ने बार डायग्राम कर लिया था। आज हमको पाई चार्ट एंड लाइन डायग्राम करना है, ठीक है ना। तो ये पढ़ करते हैं, फिर ग्राफिकल करेंगे और फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ जाएंगे। तो क्या होता है पाई चार्ट? तो देखा जाए तो पाई चार्ट जो होता है ये एक सर्कल होता है जिसके अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स को शो करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। फॉर एग्जांपल क्लास में आप बच्चे हैं, ठीक है ना। अब मैंने पूछा कि भाई बनाना कितने बच्चों को पसंद है, तो मान के चलो 30 स्टूडेंट ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, 30 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने पूछा जी बताओ पाइनएप्पल कितने बच्चों को पसंद है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 20 स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर दें। फिर मैंने पूछा जी ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है, तो मान के चलो 13 बच्चों ने हाथ खड़ा करा। फिर मैंने ग्रेप्स का पूछा, 27 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया। और फिर मैंने आखिरी में पीच पूछा तो 10 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया। तो इस हिसाब से मेरी क्लास में टोटल बच्चे कितने हो गए, 30 + 20 50, 50 + 16 63, 63 + 7 70 + 20 90, 90 + 10 100। मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं। अब मुझे इस डेटा को है ना, ये जो डेटा मैंने लिखा है यहाँ पर, इस डेटा को पाई चार्ट के अंदर शो करना है। किसके अंदर? पाई चार्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा वो सुनो। अब सबसे पहली बात तो क्योंकि 5 अलग अलग कंपोनेंट है, 5 अलग अलग कंपोनेंट क्या हो गए, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड पीच। तो मैं इस सर्कल को 5 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करूंगा। तो देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हो 5 अलग अलग सेक्टर्स में इस सर्कल को डिवाइड कर रखा है। अब कोई सेक्टर बड़ा है तो कोई सेक्टर छोटा है, ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है। हमने देखा कि भाई सबसे ज़्यादा बनाना पसंद है तो सबसे बड़ा एरिया हमने बनाना को दिया। फिर हमने देखा दूसरे नंबर पे ग्रेप्स पसंद है तो दूसरे नंबर पे हमने बड़ा एरिया ग्रेप्स को दिया। फिर सबसे कम बच्चों को पीच पसंद है तो सबसे कम एरिया हमने पीच को दिया, एंड सो ऑन। अब ये एरिया एलोकेशन होता किस बेसिस पर है वो हमें समझना है। तो हम लोगों को पता है कि एक सर्कल को हम डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना, 360 डिग्री का होता है। तो इस सर्कल को हम डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे सर्कल को डिग्री में डिवाइड करना है तो मुझे इन सब वेरिएबल्स को, जो वेरिएबल्स है 5, इन सब वेरिएबल्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ मैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखता हूँ कि भाई इस कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो कितनी है अपॉन टोटल वैल्यू, यानी कि 30 बच्चों को बनाना पसंद है आउट ऑफ टोटल 100 बच्चे।
तो ये 30% हो गया। देखा जाए 30% बच्चों को बनाना पसंद है, तो मैं देखूंगा 360 डिग्री का 30% कितना होता है। 360 डिग्री का 30% कितना होता है, तो मैंने देखा कि 360 डिग्री का 30% होता है 108 डिग्री। यानी कि मैं 108 डिग्री का एक एंगल बनाऊंगा डी का यूज़ करके, ठीक है ना, एक एंगल बनाऊंगा और बोल दूंगा कि इतने बच्चों को बनाना पसंद है। इसी तरीके से पाइनएप्पल के लिए क्या करूंगा, देखूंगा कि 20/100 यानी कि 20% बच्चों को पाइनएप्पल पसंद है। अब 360 डिग्री का 20% कितना होता है, तो आंसर निकल करके आया 72। तो मैं 72 डिग्री का एंगल बनाऊंगा फॉर पाइनएप्पल, 72 डिग्री का एंगल बनाऊंगा फॉर पाइनएप्पल। अब ये डिग्रीज बनाना डी से आप लोगों ने स्कूल लेवल पर सीखा होगा कैसे बनाए जाते हैं। फिर इसी तरीके से ऑरेंज का मैंने निकाला, 13% बच्चों को ऑरेंज पसंद है, तो 360 का 13% कितना होता है, तो ये निकल करके आया कि भाई 360 का 13% होता है, आ जाओ भाई कैलकुलेटर, 360 मल्टीप्लाई बाय 0.13, ये होता है 46.8। तो मैंने 46.8 डिग्री का एंगल बना दिया ऑरेंज का, ठीक है ना, ये वाला एंगल 46.8 डिग्री का है। और लिखते हैं कि ऑरेंज है जो कि 13% एरिया, ये टोटल एरिया अगर 100% है तो उसका 13% एरिया ये ऑरेंज ले रहा है। फिर ग्रेप्स का देखा 27/100 इंटू 360, तो ये कितना निकल के आया, 360 मल्टीप्लाई बाय 0.27, ये आया 97.2 डिग्रीज, ठीक है ना, 97.2 डिग्री। तो देखो मैंने ग्रेप्स का एंगल 97.2 डिग्रीज को बना दिया, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है। फिर पीच का कितना निकल के आ रहा है, 10/100 इंटू 360 यानी कि 36 डिग्रीज। तो मैंने 36 डिग्रीज का एंगल पीच का बना दिया और बोल दिया कि ये 10% ऑफ टोटल एरिया है। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट के अंदर कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं। तो यही जो पूरी कैलकुलेशन मैंने अभी आपको समझाई है, यही एग्जैक्ट सेम चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी हुई है। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई बोल क्या रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको यही सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर समझा दी कि भाई ये जो हम कर रहे हैं यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। दिस टाइप ऑफ डायग्राम शोज द components of a variate as a part of a circle. This type of diagram shows components of a variate as a part of a circle. The entire area of a circle is divided into different sectors. The entire area of a circle is divided into different sectors. ठीक है ना, representing each component of a variate. हर sector एक component को represent करता है। द सेक्टर एरिया ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, अब हर सेक्टर का एरिया कितना होगा ये कैसे पता चलता है, इट बेयर्स द सेम प्रपोर्शन टू द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल एज डज द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट टू द टोटल वैल्यू। तो हर सेक्टर का एरिया कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कॉम्पोनेंट का जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल टोटल वेरिएबल का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट है, ठीक है ना, किस प्रपोर्शन में है, 30/100 का कितना परसेंट है, इसी पर डिपेंड करता है सेक्टर एरिया, ठीक है ना। और अगर हमें इसके अंदर एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का तरीका होता है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बनाना की वैल्यू होती 30 अपॉन टोटल वैल्यू होती 100 इंटू 360। तो आपका 108 डिग्री आंसर आ गया था। ऐसे हम क्या करेंगे, हर कंपोनेंट का एंगल निकाल लेंगे, ठीक है ना, और हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। जल्दी से बताइए, समझ आया ये पार्ट? ईजी है? यस सर। अर्पित, गोपाल, मनीष, प्रणय, रिद्धमा, रोशल? यस सर। ओके, यस सर। तो ये बहुत इजी है। अब देखो इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था। अब देखो ऑब्वियसली पता है, अगर सीए फाउंडेशन में ये क्वेश्चन आता है तो पाई चार्ट बनाने को तो नहीं आएगा क्योंकि एक ऑप्शन टिक करना होता है। अच्छा, सीएमए फाउंडेशन में भी पाई चार्ट बनाने को नहीं आएगा, ठीक है ना। सीएमए फाउंडेशन में भी मैक्सिमम पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही होता है, कुछ पोर्शन पेपर होता है जो आपका रिटन पेपर होता है, बट अगेन ये बनाने को तो उसमें भी नहीं आएगा। हाँ, एमसीक्यू है पूरा एमसीक्यू। अभी पता है क्या, अभी आपका ऑनलाइन हो गया ना पेपर, उस चक्कर में पूरा एमसीक्यू हो गया है। बट अगर ये ऑफलाइन हो गया ना तो पूरा, अगर पेपर देखो पहले जो ऑफलाइन पेपर्स होते थे उसमें 70% पेपर आपका एमसीक्यू होता था, 30% लिखने वाला होता था। अभी पिछले 2-3 सालों से क्या हो गया है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में एक दो तो अटेम्प्ट ही गायब हो गए, बीच में अटेम्प्ट ही नहीं हुए थे कुछ, और जो हुए भी हैं वो ऑनलाइन हुए हैं, तो उसके अंदर वो पूरा एमसीक्यू कर देते हैं।
बट अगर ऑफलाइन पेपर हो गया इस बार, जिसके चांसेस हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि वापस से वो चीज़ हो सकती है भाई जो पहले होती थी, ठीक है ना। इसकी एक बार गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी हमें ऑनलाइन जा करके कि भाई वो ऑफलाइन वाला पैटर्न दोबारा लेकर के आएंगे या फिर ऑफलाइन में वही ऑनलाइन वाला पैटर्न चलाएंगे, एक बार देखना पड़ेगा। बट चांसेस हैं कि अगर ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं इस बार तो आपको वो पुराना वाला पैटर्न जिसमें 70% MCQ 30% आपका लिखने वाला पेपर होता था वो हो सकता है। अभी तो फिलहाल क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा MCQ पूछे जा रहे हैं, वो पेपर भी पूरा MCQ बेस्ड हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑनलाइन में वही बेटर रहता है, लिख नहीं सकता ना इंसान, कैलकुलेशन करके भाई टिक कर दो ऑप्शन, वो काम आसान हो जाता है। बट ये चीज़ ऑफलाइन अगर हो गया तो नहीं होगी, इस चीज़ को दिमाग में रखना। अगर दिमाग में आपके बैठ गया ना कि ऑनलाइन पूरा MCQ होने वाला है तो ये चीज़ गलत है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर तो ये किस टाइप का क्वेश्चन बन करके आएगा, वो रहा क्वेश्चन नंबर 115। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है ना, जिसके हाई चांसेस होते हैं और बहुत इजी होता है। बस क्वेश्चन समझ नहीं आएगा इनिशियली आपको कि बोल क्या रहा है, बट एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया तो इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे कर लोगे। फिर एक बार पढ़ो क्वेश्चन और मुझे बताओ समझ आया क्या। अगर समझ आ गया तो आंसर निकाल के दिखा दो इस क्वेश्चन का। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट का, फटाफट करो। हाँ जी, आ गया। क्वेश्चन समझ आया? किसको समझ आया बताओ भाई। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? आपके कॉस्ट ऑफ शुगर यानी 1 किलो चीनी बनाने के लिए, ठीक है ना, उसने बोला कि क्या क्या खर्चे होते हैं वो बता रखे हैं। तो एक तो बोलता है कि भाई रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, ठीक है ना। फिर वो बोलता है एक लेबर का खर्चा होता है, 1 किलो चीनी बनाने के लिए लेबर का भी खर्चा होता है। फिर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ठीक है ना। फिर बोलता है कि अदर कॉस्ट भी आती हैं, अदर खर्चे भी होते हैं। अदर कॉस्ट कितने कितने होते हैं? 12, 20, 35 और 23 रुपये। 12, 20, 35 और 23 रुपये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रुपीज़ में लिखा नहीं, यूनिट्स में लिखा है, बट आप मान के चलो कि रुपीज़ है, ठीक है ना, ईजी हो जाएगा आपको समझना। अब क्या बोलता है, अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 90 रुपीज़ आ गई, यानी 1 किलो चीनी 90 रुपये की बनती है, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। What is the difference between the central angles for the largest and the smallest component of the cost of sugar? तो बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ शुगर का, जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ शुगर का, इनमें कितने डिग्री का फ़र्क है। तो देखो आपको आंसर, देखो आंसर किस में लिखे हैं? डिग्री में लिखे हैं, तो आपको आंसर डिग्री में देना है। अब इन दोनों के बीच कितने डिग्री का फ़र्क है वो आपको बताना है। तो इसके आंसर 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। पहला तरीका, आप बताओ कि 90 का कितना परसेंटेज होता है और ये डिग्री में कितना होगा। तो हम बोलेंगे कि भाई डिग्रीज में ये हो जाएगा 12/90 इंटू 360, यानी कि 48 डिग्री। और ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट 35/90 इंटू 360, यानी कि 140 डिग्री। तो इनके बीच में कितने डिग्री का फ़र्क आ गया? 92 डिग्री का फ़र्क आ गया। 48 और 40 का डिफरेंस 92 डिग्री होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है जी। और दूसरा तरीका क्या था क्वेश्चन करने का? दूसरा तरीका ये था कि आप 35 और 12 का डिफरेंस देखो कितना होता है, 23,
और बताओ ये 90 का कितना परसेंटेज है, फिर इसको डिग्रीज में निकाल लो, फिर इसको आप डिग्रीज में निकाल लो, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा 92 डिग्री। इजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। चलिए भाई वापस पीछे आते हैं। अगला है कॉन्सेप्ट लाइन डायग्राम का, कि भाई लाइन डायग्राम क्या होता है। तो व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, डेटा वेरी ओवर टाइम, कौन बताएगा डेटा वेरी ओवर टाइम क्या होता है, बताइए भाई क्या होता है डेटा वेरी ओवर टाइम। बताओ भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ा था, उसमें कितने टाइप के डेटा होते थे, 4। कौन कौन से होते थे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल और डेटा वेरी ओवर टाइम, जिसको हम और भी बोलते थे, क्या बोलते थे, क्रोनोलॉजिकल डेटा, टेम्पोरल डेटा, अलग अलग नाम थे इसके। क्या होता था ये डेटा, मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास सीए फाउंडेशन का पिछले 10 अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज गिवन है, क्योंकि टाइम के हिसाब से मेरे पास डेटा गिवन है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। तो जब भी डेटा टाइम सीरीज डेटा होता है, डेटा वेरी ओवर टाइम यानी कि टाइम सीरीज डेटा, ठीक है ना, डेटा वेरी ओवर टाइम यानी कि टाइम सीरीज डेटा, लिख लो यहाँ पर, याद नहीं आता तो, टाइम सीरीज डेटा। अगर डेटा मेरे पास होता है टाइम सीरीज डेटा, तो मैं लाइन डायग्राम का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करता हूँ, लाइन डायग्राम का। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या ये मतलब है कि अगर टाइम सीरीज डेटा है तो सिर्फ लाइन डायग्राम का यूज़ करना, आंसर इज नो। अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा है तो आप लाइन डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहे अगर आप चाहो तो आप बार डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हो। देखो बार डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास वर्टिकल बार डायग्राम आपको बनाना है तो वो या तो टाइम सीरीज डेटा अगर है तो बनाओ, या आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो बनाओ। यानी कि टाइम सीरीज डेटा अगर आपके पास है तो आपके पास ऑप्शन है, आप बार डायग्राम भी बना सकते हो और आप लाइन डायग्राम भी बना सकते हो। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आपको लाइन डायग्राम ही बनाना है, बताओ कौन सा डेटा मैं आपको दूँ, तो आप बोलोगे कि सर अगर लाइन डायग्राम बनाना है तो अगर आप मुझे क्वालिटेटिव डेटा दोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा, अब मुझे क्वांटिटेटिव डेटा दोगे मेरा काम नहीं चलेगा, अब मुझे ज्योग्राफिकल डेटा दोगे मेरा काम नहीं चलेगा। लाइन डायग्राम बोलता है कि आप अगर बनना चाहते हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए टाइम सीरीज डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम। यानी कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल और आपको ऑप्शन चूज करना मैं क्या बनाऊँ, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। बट अगर आपको ये पता है कि आपको लाइन डायग्राम ही बनाना है, कौन सा डेटा पिक करूँ, तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, टाइम सीरीज डेटा, डेटा वेरी ओवर टाइम। वी टेक रिकोर्स ऑफ लाइन डायग्राम। तो अगर आपके पास डेटा वेरी ओवर टाइम है तो हम क्या लेते हैं, लाइन डायग्राम को कंसिडर करते हैं। इन अ सिंपल लाइन डायग्राम वी प्लॉट ईच पेयर ऑफ वैल्यूज टी वाई टी रिप्रेजेंटिंग टाइम सीरीज एट टाइम पॉइंट टी एंड टी वाई टी प्लेन। क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास डेटा है, डेटा वेरी ओवर टाइम, तो आप उसको प्लॉट करो किसमें, एक ग्राफ के अंदर। अब वो प्लॉट कैसे करना है उसके बारे में हमको यहाँ पे लिख करके बता रहा है। अब अगेन यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टेक्निकल है। टी वाई टी रिप्रेजेंटिंग टाइम सीरीज इन अ टाइम पॉइंट इन टी वाई टी प्लेन। अब ये चीज़ समझ नहीं आती क्या है। द प्लॉटेड पॉइंट्स देन जॉइंट सक्सेसिवली बाय लाइन सेगमेंट एंड रिजल्टिंग चार्ट इज नोन एज लाइन डायग्राम। अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि जब पॉइंट हमने प्लॉट करे उन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास लाइन डायग्राम आ जाएगा। बट ये क्या बोल रहा है, ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ये पार्ट तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा है तो सबसे पहली बात तो डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम होना चाहिए। तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों का आपके पास डेटा है। कौन सा डेटा है, सीए फाउंडेशन पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। तो भाई 2015 में रिजल्ट आया था, मान के चलो 25% पासिंग था, 25% बच्चे पास हो गए। फिर 2016 में 15% रह गया, फिर 2017 में 20% हो गया, फिर 2018 में 10% रह गया, फिर 2019 में वापस से 25% रिजल्ट आ गया और 2020 में 20% रिजल्ट आ गया। अब ये जो डेटा है क्या मैं इसको टाइम सीरीज डेटा बोल सकता हूँ, आंसर इज यस, क्योंकि टाइम के हिसाब से मुझे गिवन है।
अब ये अगर ये डेटा है तो मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ बार डायग्राम भी और लाइन डायग्राम भी, क्योंकि हम लाइन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो हम लाइन डायग्राम बनाएंगे। लाइन डायग्राम में क्या करना है, वो जो पैराग्राफ बोल रहा है अब वो समझो। पैराग्राफ बोलता है कि लाइन डायग्राम बनाते वक्त आप क्या करो, जो टाइम है उसको लिखो एक एक्सिस पर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, और दूसरे एक्सिस पर लिखो आप जो वेरिएबल है आपका, और वेरिएबल क्या है, पासिंग परसेंटेज। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। अब आप प्लॉट करो हर पेयर को, 2015 25%, 2015 25%, तो यहाँ पर आ गया। फिर 2016 15%, 2016 15%, यहाँ पर आ गया। प्लॉट करना है, हर पेयर को प्लॉट करो। 2017 20%, 2017 20%, यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से 2018 10%, 2018 10%, यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। फिर 2019 25%, 2019 25%, यहाँ पे डॉट आ गया। और फिर 2020 20%, 2020 में 20%, यहाँ पे डॉट आ गया। अब आप क्या करो, इन सभी लाइंस को ज्वाइन कर दो। अब ये ग्राफ, ये लाइन डायग्राम बन गया शोइंग सीए फाउंडेशन पासिंग परसेंटेज इन लास्ट 6 ईयर्स। इसको हम बोलते हैं लाइन डायग्राम। तो ये काम जो हमने किया यहाँ पर, यही काम करने को ये यहाँ पर बोल रहा था, और कुछ नहीं बोल रहा था कि आप प्लॉट करो हर पेयर को टी वाई टी प्लेन पर। अब हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, बट इसने क्या बोला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जगह टी वाई टी प्लेन बोल दिया कि अगर ये टी प्लेन है तो ये वाई टी प्लेन है। ठीक है ना। इस प्लेन पर इसको आप प्लॉट करो। ठीक है ना। और फिर सारे डॉट्स को जोड़ दो, आपका लाइन डायग्राम बन जाएगा। अब अगला जो लाइन डायग्राम का एक अलग पार्ट है वो है लॉगरिथमिक एंड रेशियो चार्ट्स। ये भी लाइन डायग्राम ही होते हैं, ये भी लाइन डायग्राम ही होते हैं, बट एक किस सिचुएशन में बनते हैं इसको समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक लाइन डायग्राम बनाया तो यहाँ पर क्या था, फ्लक्चुएशन थी पासिंग परसेंटेज में, हमने दिखा दी। बट कई बार क्या होती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा वाइड होती है, बहुत ज़्यादा वाइड फ्लक्चुएशन होती है, तो हम ये नॉर्मल लाइन डायग्राम नहीं बना सकते उस सिचुएशन में। क्यों नहीं बना सकते, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट से मेरे पास पिछले 7 सालों का एक कंपनी की सेल्स गिवन है। पिछले 7 सालों की कंपनी की सेल्स गिवन है, ये है ईयर और ये है सेल्स। 2015 में कंपनी नई नई कंपनी बनी थी, 17, 18, 19, 20 और 21। कंपनी न्यू थी तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं थी, पहले साल की 10 लाख रुपए। फिर दूसरे साल इसकी सेल थोड़ी अच्छी हो गई, फिर तीसरे साल और अच्छी हो गई, 1 करोड़। अब एक कंपनी बोल रही थी यार इतनी सेल से तो कुछ काम नहीं चलेगा, इतने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है और सेल्स करने पे खर्चा भी आता है, सामान बनाने का सारे खर्चे हैं, इतनी सेल से कोई काम नहीं करेगा, हमारे टारगेट तो बहुत बड़े हैं, कुछ पॉलिसी चेंजेस करते हैं। तो कंपनी ने कुछ पॉलिसी चेंजेस करे और इनकी सेल एकदम से, इनके कुछ वीडियोज़ वायरल हो गए प्रोडक्ट के और इनकी इंस्टाग्राम पर, और इनकी सेल एकदम से स्काई रॉकेट हो गई। जहाँ पहले 1 करोड़ थी, अगले ही साल की सेल हो गई इनकी 100 करोड़। फिर उसके अगले साल की और इनने अच्छा प्रमोशन किया और अच्छी एडवांसमेंट करी, ठीक है ना, इनकी सेल हो गई 2000 करोड़। ठीक है ना। फिर और बढ़िया काम किया इन लोगों ने, 10,000 करोड़ और फिर 25,000 करोड़। तो देखो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आ रही बात समझ। अब इस डेटा को मुझे लाइन डायग्राम में शो करना है। अब देखो क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है जी। अब दिक्कत क्या है कि ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर मुझे सेल्स लिखनी है। जैसे ऊपर मैंने क्या लिखा था, पासिंग परसेंटेज। यहाँ से देखा कि भाई जो पासिंग परसेंटेज है 5-5 का गैप है ज़्यादातर में, और देखा जाए तो 25 तक जा रही है।
ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि भाई अगर 5 की टेबल यहाँ पे लिख दूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो मेरा ठीक सा डायग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक आइडिया लिया यहाँ से और मैंने कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स में पूरा ये डेटा कवर कर लिया। अब बताओ यहाँ पर क्या करूँ, किससे स्टार्ट करूँ, बताओ स्टार्ट किससे करूँ। बताओ जी, 1 लाख से स्टार्ट करूँ, 10, 20, 30, 40, 50 करूँ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करूँ, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, 60, 70, 80 लाख करूँ, क्या करूँ, गैप कितना लूँ। देखो हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 25,000 करोड़ है और लोएस्ट 10 लाख है। बताओ कौन बताना चाहेगा भाई क्या करना चाहिए यहाँ पर, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, बताओ भाई क्या किया जा सकता है सिचुएशन में। बोलो भाई, अर्पित, गोपाल, मनीष, पल्लवी, प्रणय, रिद्धिमा, रोशिल, क्या करें। देखो अगर आपको दिमाग में आता है सर 1-1 लाख का गैप ले लो, तो दिक्कत क्या, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6, 7, 8 लाख तक तो खत्म हो गया, 10 लाख तो पहली फेल है, तो ये तो आ ही नहीं पाएगा इसमें। फिर आपने बोला सर 10 लाख से शुरू कर लो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 80 लाख पे ख़त्म हो जाएगा और 25,000 करोड़ तक सेल जा रही है। तो आप बोलो सर इसको लंबी कर दो लाइन, अब कितनी लंबी करें भाई, अगर इसी हिसाब से इसे लंबा करने लगे ना तो ये सीधे मेट्रो स्टेशन जा करके पहुँचेगी लाइन, ठीक है ना, सेक्टर 18 के, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अगेन 10-10 लाख का गैप भी ठीक नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं सर 1 करोड़ का गैप ले लेते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4, 5, 6, 7, 8 करोड़, अभी 8 करोड़ पे खत्म हो गए, 25,000 करोड़ है, ये भी दिक्कत है। सर एक काम करते हैं 10-10 करोड़ का गैप ले लेते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40, 50, 60, 70, 80 करोड़ पे खत्म हो गया, 25,000 करोड़ है। सर 100 करोड़ ले लो, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, अगेन 25,000 करोड़ में तो दिक्कत है। 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, ये तो 25,000 करोड़ है। अच्छा 5,000 करोड़, सर 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ और 25,000 करोड़। लो जी सर जल्दी काम हो गया, लो और लिखना तो हम तो और भी सेल तो हम और बढ़ा सकते हैं, 40,000 करोड़ तक हमने लिख दिया। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, लिख ली, अच्छी बात है। अब आप ये बताइए इस 10 लाख को कहाँ शो करूँ, ये 5,000 करोड़ है, 10 लाख को कहाँ शो करूँ, 50 लाख को कहाँ शो करूँ, 1 करोड़ का कहाँ शो करूँ। आप बोलोगे सर अगर ये ज़ीरो है तो सर ये कहीं है ना यहाँ पे कहीं शो होगा, ठीक है ना, ये भी यहीं कहीं शो होगा, ये भी यहीं कहीं शो होगा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, ये ज़्यादा तो फ़र्क दिखाई देगा नहीं इस डायग्राम के अंदर। और अगर मैं इसका एक लाइन डायग्राम बनाता हूँ तो लाइन डायग्राम में लोगों को क्या लगेगा कि भाई पहले 3 साल कंपनी की सेल ज़ीरो थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ज़ीरो के पास है कि ज़ीरो ही लग रहा है, वो ज़ीरो से टच हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो क्योंकि 5,000 करोड़ और 10 लाख मुझे शो करना है, 5,000 करोड़ ये है, तो ये भी जो मैंने डॉट लगाया है ना ये भी करोड़ में ही है, ये 10 लाख रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, सच बताऊं तो वो एकदम ही ज़ीरो से चिपका हुआ होगा वो। तो दिक्कत क्या है कि जब बहुत ज़्यादा वाइड फ्लक्चुएशन होती है तो हम लाइन डायग्राम नॉर्मल तरीके से ऐसा वाला लाइन डायग्राम नहीं बना पाते, ये दिक्कत है इसकी। तो इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना है वो हमें बताता है लॉगरिथमिक एंड रेशियो चार्ट। क्या बोलता है वो कि भाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेल्स इन रुपीज़ ऑन वाई एक्सिस टेक लॉग ऑफ सेल्स, लॉग ऑफ सेल्स यानी आप लॉग ऑफ 10 लाख, लॉग ऑफ 50 लाख, लॉग ऑफ 1 करोड़, इनके लॉग की वैल्यू लिखो। और अगर हम रिकॉल करें अपनी बिजनेस मैथमेटिक्स के लेक्चर तो हमें पता है लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3, यानी जितने ज़ीरो उतनी वैल्यू। लॉग 10,000 की वैल्यू क्या होगी 4, लॉग 1 लाख की वैल्यू क्या होगी 5, लॉग 10 लाख की वैल्यू कितनी होगी 6, लॉग 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी 7, लॉग 10 करोड़ की वैल्यू क्या होगी 8, लॉग 100 करोड़ की वैल्यू क्या होगी 9,
log 1000 करोड़ की वैल्यू क्या होगी 10, जितने ज़ीरो उतनी वैल्यू, ठीक है ना। फिर log 10,000 करोड़ की वैल्यू क्या होगी 11, log 1,00,000 करोड़ की क्या वैल्यू होगी 12। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग सेल्स इन रुपीज़ हम यहाँ पर इनके लॉग प्लॉट करेंगे। अब हमने देखा कि भाई 10 लाख से शुरू हो रही है सेल, लॉग ऑफ 10 लाख है 6, और किस पे ख़त्म हो रही है 25,000 करोड़ पे ख़त्म हो रही है। 25,000 करोड़ से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 1 लाख करोड़, तो ये 12 पे ख़त्म हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस डायग्राम में लॉग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखूँगा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लॉग लिखा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। अब मैंने यहाँ लिख दिया क्या, फिगर इन लॉग। अब अगर मैं 15 के आगे डॉट लगाता हूँ यहाँ पर, यानी 2015 में log 6 इतनी सेल थी, ठीक है ना। तो जिस इंसान को पता है कि 6 log 10 लाख की वैल्यू होती है, तो उसको पता चल गया कि यहाँ पर सेल कितनी थी 10 लाख थी। अब फिर कितनी हुई सेल, फिर कितनी हुई 10 लाख के बाद 50 लाख। अब मुझे पता है log 7 मतलब कितना हो गया 7, log 7 कब होता है जब 1 करोड़ सेल हो, सेल कितनी है 50 लाख। तो मुझे पता है कि ये डॉट 6 और 7 के बीच में लगेगा कहीं, यहाँ पे लग गया। फिर अगली सेल कितनी है 2017 में 1 करोड़, 1 करोड़ का लॉग कितना होता है 7। तो अब मैं क्या करूँगा 2017 में 7 के आगे डॉट लगाऊंगा। तो जिन बंदों को पता है, अब देखो ये चार्ट है ना हर कोई नहीं पढ़ सकता, थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए जिसको पता है कि लॉग मतलब ये log 6 का क्या मतलब है, वही समझ पाएगा कि 2015 में 10 लाख की सेल थी। वरना तो उसको क्या लगेगा कि भाई 2015 में 6 रुपये की सेल थी, या 6 करोड़ की सेल थी, या 6 लाख की सेल थी, उसको लगेगा ये तो लैक्स में करोड़ में ऐसा कुछ है। बट ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको 6 लाख बोल दो तो ये 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख हो जाएगा। अगेन ये तो प्लॉट ही नहीं कर पाओगे वाली फिगर्स। तो आप यहाँ पर 100 करोड़ 2000 करोड़, अरे बस हमें तो उसको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर ये लॉग में लिखी गई हैं फिगर्स तो ये log 6 log 7 log 8 यानी कि ये 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ इतनी फिगर्स होंगी। आइए जी, अगला क्या है 100 करोड़। 100 करोड़ यानी कि 9। तो मैं क्या करूँगा 18 और 9 के आगे डॉट आ गया। फिर मुझे क्या दिख रहा है 2000 करोड़। अब 1000 करोड़ का होती है 10, तो 2000 करोड़ की 10 से हल्की ज़्यादा होगी, 11 नहीं हो सकती क्योंकि 11 तो 10,000 करोड़ की होती है, तो 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। अब ये लॉग निकालना आना चाहिए वैसे तो, बट अभी आप लोगों को अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। वैसे लॉग कैसे निकालते हैं, मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर है उसके तीसरे लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया है, उस लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर देख लिया था क्लास, ठीक है ना, MCT चैप्टर की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, तो आपको याद होगा कि लॉग कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में सिखाया था, ठीक है। फिर अगला क्या है 2020 में 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ यानी कि 11, तो 2020 में आ गया ये 11। और फिर 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 लाख करोड़ है, तो 11 पॉइंट समथिंग। तो मुझे पता है 11 और 12 के बीच में ये डॉट कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो अगर मैं अब इस चार्ट को बनाऊं तो जो बहुत ज़्यादा वाइड फ्लक्चुएशन थी वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ ईजी तरीके से। मैं बहुत अटपटा चार्ट तो नहीं लग रहा देखने में, बट अगर ये आप रुपीज़ में लिखते हैं यहाँ पर इन फिगर रुपीज़ में लिखते हैं फिगर, तो ये चार्ट बहुत ही अजीब सा बनता, बिल्कुल ही बहुत ही अजीब सा, कोई समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है ये, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी बहुत वाइड फ्लक्चुएशन हो वेरिएबल के अंदर तो वी यूज़ लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट। इसी को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट, या तो लॉगरिथमिक चार्ट बोल लो या रेशियो चार्ट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, क्या लिखा है कि व्हेन द टाइम सीरीज एक्सिबिट वाइड फ्लक्चुएशंस, जब टाइम सीरीज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, वी में थिंक ऑफ लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट वेयर log yt एंड नॉट yt इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम।
टाइम के अगेंस्ट आप वाई टी प्लॉट नहीं करते, आप लॉग वाई टी प्लॉट करते हो, ठीक है ना। देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर पुराने वाले जो सी फाउंडेशन का रिजल्ट था, टी टाइम था, वाई टी परसेंटेज था, ठीक है ना, ध्यान से देखना, टी टाइम था, वाई टी परसेंटेज था। बट रेशियो चार्ट्स के अंदर हम टी के अगेंस्ट क्या बोल रहे हैं, टी के अगेंस्ट लॉग वाई टी प्रेजेंट करो, ना कि वाई टी, यानी टी के अगेंस्ट लॉग वाई टी, लॉग ऑफ दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट करो, ना कि दीज वैल्यूज, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई भाई। अगला है हमारा मल्टीपल लाइन एंड मल्टीपल एक्सेस चार्ट। अभी देखो क्या था हमारे पास, यहाँ पर एक ही वेरिएबल था, क्या था, सी फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज, एक ही वेरिएबल है। आप टाइम को कभी वेरिएबल नहीं बोल सकते, ये तो टाइम है, वेरिएबल ये है। इस क्वेश्चन में भी एक ही वेरिएबल था, कंपनी की सेल्स। बट कई बार क्या हो सकता है कि आपके पास दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि ईयर 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। पहला वेरिएबल आ गया सेल्स, ठीक है ना, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, ठीक है ना, 1,00,000 रुपये, फिर 1,00,000 रुपये, 1,00,000 की जगह 1,10,000 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 2020 में कोरोना आ गया तो 50,000 रुपये, ये कंपनी की सेल्स है। और एक और वेरिएबल है कंपनी की कॉस्ट, ठीक है ना, 8,000 रुपये, ठीक है ना, फिर 40,000 रुपये, फिर 50,000 रुपये, फिर 70,000 रुपये, फिर 75,000 रुपये, और फिर 70,000 रुपये। अब कोरोना में क्या हुआ, कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा थी और सेल्स कम थी, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे इस चीज़ को लाइन डायग्राम पे शो करना है। तो पहली बात तो यह है, अगर लाइन डायग्राम बना रहे हैं तो हमारे पास कौन सा डेटा होना चाहिए, टाइम सीरीज डेटा। क्या है टाइम सीरीज डेटा है, आंसर इज यस, क्योंकि डेटा टाइम के हिसाब से आपको गिवन है। तो टाइम सीरीज डेटा है, वेरी गुड है। अब हम क्या करेंगे बताओ ज़रा, हम बोलेंगे लो जी लाइन डायग्राम बनाओ, जिसमें आप नीचे वाले एक्सिस पे क्या लिख दोगे, टाइम। टाइम कितना है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 की भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2021। अगेन कोरोना था, हल्की सी सेल बढ़ी। अब इस डेटा को मुझे इस पर शो करना है। अब क्योंकि मेरा 10,000 लोएस्ट फिगर है, 1,10,000 रुपये हाईएस्ट फिगर है, तो मैं 20,000 का गैप ले सकता हूँ। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, ठीक है ना। तो ये रुपीज़ हैं 20,000, 40,000, 60,000, 80,000। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे बहुत वाइड फ्लक्चुएशन था, कहाँ 10 लाख और कहाँ 25,000 करोड़, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी वाइड फ्लक्चुएशन नहीं है। अब हम प्लॉट करते हैं, तो हमने सेल्स को प्लॉट किया सबसे पहले, ठीक है ना। सेल्स को प्लॉट करते हैं ग्रीन कलर से। 2015 में कितनी सेल थी, 10,000 रुपये, यहाँ पर आ गया पॉइंट। फिर 2016 में कितनी थी, 50,000 रुपये, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर 2017 में 80,000 रुपये, ये आ गया, प्लॉट कर दिया। 18 में 1,00,000 रुपये, ये 18 की जगह 20 लिख दिया मैंने गलती से। 18 में 1,00,000 रुपये, यहाँ पे आ गई सेल्स, ठीक है। कंपनी की सेल देखो क्या बढ़ रही है। फिर 1,10,000 हो गई 19 में, यहाँ पर आ गया। फिर 2020 में आ गया कोरोना, तो सेल हो गई 50,000 वापस कम, और फिर थोड़ी सी बढ़ गई 2021 में 70, 60 और इसके बीच में आ गया यहाँ पर ये। अब अगर मैं लाइन चार्ट बनाऊँ शोइंग सेल्स, तो लाइन चार्ट ऐसा सा बनेगा। क्लियर है, कंपनी की सेल्स दिख रही है ओवर लास्ट 7 ईयर्स, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी चार्ट में कॉस्ट भी दिखा दूँ, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा कि भाई अगर सेल्स
क्या बोल दूंगा यहाँ पे साइड में बोल दूंगा कि भाई ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट सेल एंड रेड लाइन रिप्रेजेंट कॉस्ट। यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट और यहाँ पे लिख दूंगा सेल्स। मैं क्या करूँगा, रेड वाले पॉइंट प्लॉट कर दूंगा, कॉस्ट के होंगे। तो भाई कितनी कितनी थी, 8,000 40,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गई है 8,000, यहाँ पर आ गई 40,000, फिर 50,000, फिर 70,000, फिर 75,000, यहाँ पे हल्का सा ऊपर, ठीक है। फिर कौन सी आ गई, 2020 में 70,000, और फिर 80,000। अब मैं क्या करूँगा, इन डॉट्स को ज्वाइन कर दूंगा। तो इसने कॉस्ट दिखा दी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लाइन डायग्राम शोइंग सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ द कंपनी ओवर पास्ट 7 ईयर्स। तो ये हो गया क्या, मल्टीपल लाइन चार्ट। क्या बोलेंगे इसको, मल्टीपल लाइन चार्ट, क्योंकि इसमें हम दो लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो गया, मल्टीपल लाइन चार्ट। हाँ, और वेरिएबल और भी बना सकते हैं, प्रॉफिट का भी एक लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, मल्टीपल लाइन चार्ट। तो मल्टीपल लाइन चार्ट और नॉर्मल लाइन चार्ट में क्या फ़र्क है, नॉर्मल लाइन चार्ट में एक ही वेरिएबल शो होता है, ठीक है ना। बट मल्टीपल लाइन चार्ट में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी आप शो कर सकते हो, ठीक है ना। ये होता है फ़र्क। अब हम समझते हैं कि मल्टीपल एक्स स्टार्ट क्या होता है, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या समझा कि मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है, अब हम समझेंगे मल्टीपल एक्स स्टार्ट क्या होता है, ठीक है ना। हमने अभी समझा कि मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है, अब हम समझेंगे मल्टीपल एक्स स्टार्ट क्या होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास अगेन टाइम सीरीज डेटा है, ईयर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर यहाँ पर है वीट प्रोडक्शन, ठीक है ना। और वीट प्रोडक्शन किस में है, इन टन में है। तो वीट प्रोडक्शन जो थी 2015 में 1,000 टन थी, 2016 में 10,000 टन थी, 2016 में 12,000 टन हो गई, फिर 15,000 टन हो गई। वीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है हर साल। फिर 18 में थोड़ी कम हुई, फिर 19 में वापस से बढ़ी, फिर 20 में काफ़ी कम हो गया, लॉकडाउन थे, फिर हल्की सी बढ़ गई। ये हो गया पहला वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल है रेनफॉल, इन mm। रेनफॉल को हम mm में देखते हैं हमेशा, ठीक है ना। इतने mm बारिश हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 mm, 2.5 mm, 2.5 mm, 3 mm, 2 mm, ठीक है ना, 6 mm और 5 mm। अब अगर मैं इस डेटा को एक लाइन डायग्राम पे शो करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अगेन एक्स एक्सिस पर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ये टाइम आ गया आपका 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे गैप दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है, 10,000 से लेकर के 17,000 तक जा रही है सेल्स, तो मैं 1,000 का गैप ले लेता हूँ। तो 10,000 से स्टार्ट करता हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है ना। 10,000
11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 और 17,000। आइए जी, रेनफॉल को मार्क करें। ब्लू से मार्क करते हैं, नीली बारिश 15, 10,000 टन, 16, 12,000 टन, 17, 15,000 टन, फिर 18 में 13,000 टन, 19 में 17,000 टन, फिर 10,000 हो गया कम, और फिर अब इन लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं भाई, तो मेरा एक वेरिएबल का लाइन चार्ट तो बन गया। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सर हम रेनफॉल जो mm में है इसको कैसे शो करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, टन में। यहाँ पर ये दिक्कत क्यों नहीं आई थी? क्योंकि ये भी रुपीज़ में था, ये भी रुपीज़ में था, और यहाँ पर भी ये रुपीज़ में था, तो हमने इसके अगेंस्ट सारे पॉइंट मार्क कर देते हैं। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक एक्सेस और बनाना पड़ता है। ये रहा, एक एक्सेस और बनाना पड़ता है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे ये तो क्या था, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन टन्स, ये है रेनफॉल इन mm। अब इसमें कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है देखें ज़रा, इसमें बहुत ही कम फ्लक्चुएशन है, तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं और 5.5 के फ़र्क पर 6 तक ले जा सकते हैं। तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, ठीक है। तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 और 6। अब क्या करेंगे, अब हम पहले हमने दिखाया था प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है ना, मैंने गलती से रेनफॉल बोल दिया होगा शायद, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब मैं दिखाऊंगा रेनफॉल। तो भाई पहले साल रेनफॉल थी 2 mm, ये आ गया, ठीक है ना, 2 के आगे है क्या, ये थोड़ा नीचे रह गया, ठीक है। फिर 2.5, थोड़ा मुश्किल होता है भाई, बट आप अंदाज़ा समझ जाना, ऊपर नीचे हो सकता है बट उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। फिर 3, फिर अगेन 2, सॉरी 2 नीचे आएगा। फिर मौसम बहुत अच्छा हो गया था कोरोना के वक्त, 6 और फिर 5। तो अगर मैं रेनफॉल का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा सा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा गेहूँ जो क्रॉप जो है, गेहूँ जो है वो उसकी फसल ख़राब हो गई होगी, तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम रह गया, ठीक है ना, ख़राब हो गया होगा अनाज। और फिर थोड़ी रेनफॉल कम हुई तो थोड़ा ये प्रोडक्शन बढ़ गया, प्लस कुछ मेजर्स ले लिए होंगे, कुछ भी। अब ये इंटरप्रिटेशन का काम हमारा है नहीं, वैसे हमारा काम है सिर्फ समझना। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर भी 2 लाइन्स हैं, बट यहाँ पर 2 एक्सेस भी हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं मल्टीपल एक्सेस चार्ट। तो मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सेस चार्ट में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल हैं दोनों ही, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यही फ़र्क होता है मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सेस चार्ट में। आइए जी, तो क्या लिखा है, मल्टीपल लाइन चार्ट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज डेटा एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट।
एंड मल्टीपल एक्सेस चार्ट इन समवॉट सिमिलर सिचुएशन इफ़ द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट। अगर वेरिएबल्स डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस्ड हैं तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट, सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड है तो मल्टीपल लाइन चार्ट। तो यहाँ पर देखो एक ही एक्सेस है, दो एक्सेस नहीं है। और यहाँ पर क्या है, प्राइस पर यूनिट, सप्लाई और डिमांड, यानी सप्लाई और डिमांड दो वेरिएबल्स होंगे कि भाई प्राइस चेंज हुआ, ठीक है ना, तो फिर आपका डिमांड सप्लाई चेंज हुआ। तो आपने क्या किया कि हमें पता है कि भाई डिमांड और सप्लाई दोनों ही किस में होंगे, यूनिट्स में होंगे, तो हमने दोनों को ही यूनिट्स में एक्सप्रेस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो लाइन चार्ट जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर टाइम सीरीज डेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये टाइम सीरीज डेटा है नहीं देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्राइस पर क्या क्या क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो देखो डिमांड कम हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करिए, इसने कुछ गलत बना रखा है ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं ठीक है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका डिमांड सप्लाई कर्व उसने बना दिया। बस में क्या है, दो वेरिएबल्स, एक डिमांड एक सप्लाई, बट दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है, ठीक है ना, दोनों यूनिट्स में है। अब ये वाला मल्टीपल एक्सेस चार्ट है, देखो यहाँ पर एक एक्सेस यहाँ पर है, ये वेरिएबल्स लिखे हैं, और एक एक्सेस यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखो जूम करके तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेनफॉल इन mm, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हमारा वीट का प्रोडक्शन और रेनफॉल था, बट इस एग्जांपल में रेनफॉल और टेम्परेचर है। तो हमने क्या देखा, देखो अलग अलग टाइम पॉइंट पर कि जनवरी में क्या है आपका येलो पॉइंट, क्या येलो पॉइंट क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर, और ब्लू रेनफॉल। तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल कम हो रही है, टेम्परेचर घटने लगा, रेनफॉल बढ़ने लगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका हो गया मल्टीपल एक्सेस चार्ट, क्योंकि इसमें एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट mm है और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है ना, किस तरीके से एग्जाम में आता है वो समझते हैं आप। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें बनाने को नहीं आएगा, हमें एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा कि बना करके दिखाओ, बट एग्जाम में क्या आ सकता है वो समझो। हमारे क्वेश्चन नंबर 40 तक तो हम लोगों ने कर लिए थे। हाँ जी, 41 का आंसर बताइए क्या होगा। द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज, बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों। कौन सा चार्ट है जो लॉगरिथम यूज करता है वेरिएबल का। कहाँ गायब हो, आवाज आ रही है। नहीं भाई, रेशियो चार्ट्स, लॉगरिथमिक एंड रेशियो चार्ट्स भूल गए, अभी तो बताया था। लॉग ऑफ ए वेरिएबल कहाँ यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक एंड रेशियो चार्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो लाइन चार्ट का ही एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। लाइन के अंदर पढ़ा था हमने रेशियो एंड लॉगरिथमिक चार्ट्स, याद आ रहा है कुछ। फिर मल्टीपल लाइन चार्ट आर अप्लाइड फॉर, मल्टीपल लाइन चार्ट किस केस में अप्लाई करते हैं, बताओ कौन सा आंसर होगा। बोलो बोलो। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी सर B, 2 or more related time series when the variable are expressed in the same unit। ठीक है, वेरी गुड। तो मल्टीपल लाइन चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और सारे वेरिएबल्स सेम यूनिट में एक्सप्रेस किए जाएं, ठीक है ना। अगर पूछा जाता है मल्टीपल एक्सेस चार्ट इज अप्लाइड फॉर, तो ऑप्शन सी हो जाता है सही, ठीक है ना, डिफरेंट यूनिट। चलिए अब हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब यूज़ करते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है ना, जब डेटा क्वालिटेटिव एंड जोग्राफिकल हो। और हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन बोथ। फिर अगला है डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर, डिवाइडेड बार चार्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं। फिर अगला है पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर। फिर अगला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है 58 वाला,
ये आपके फोर्थ लेग का है। हमारा फोर्थ लेग क्या था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 4 लेग्स थे चैप्टर के, याद आ रहे हैं? कुछ भूल गए होंगे मुझे लगता है। ये देखो 4 लेग्स थे, बेसिस, डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 48 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ठीक है ना। उससे पहले वाले पहले 3 लेग्स के हैं, ठीक है ना। तो हमारा अभी बार डायग्राम, पाई चार्ट और लाइन डायग्राम कंप्लीट हो गया। बट अब एक क्वेश्चन था वो समझ लेते हैं, क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन है कि भाई बताओ, हम डिवाइडेड बार चार्ट कब यूज़ करते हैं, किसके कंपैरिजन के लिए यूज़ करता है, इस कंसिडर्ड फॉर किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा था कि जो डिवाइडेड बार चार्ट होता है उसमें 2 इन्फॉर्मेशन हमें निकलती हुई दिखाई दी थी। याद करो हमारी बुक में एग्जाम्पल क्या था डिवाइडेड बार चार्ट का, या सब डिवाइडेड बार चार्ट एक ही चीज़ होती है। हमारे बार 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, राइस, कॉटन, वीट। राइस, कॉटन, वीट, याद आ रहा है कुछ? हम क्या बोल रहे थे कि भाई देखो, पहले साल 2016, 17 और 18, 2016 में 30 टन टोटल प्रोडक्शन हुआ था, यहाँ पे 40 टन टोटल प्रोडक्शन हुआ था, यहाँ पे मोर देन 90 टन था, बट यहाँ पे अभी मान के चलो 70 टन टोटल प्रोडक्शन हुआ था। तो एक तो ये देखने के लिए कि हर साल कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो देखने के काम आता है। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि अगर ये राइस है, ये वीट है, ये कॉटन है, ये राइस है, ये वीट है, ये कॉटन है, ये राइस है, ये वीट है, ये कॉटन है, तो भाई पहले साल किसकी कितनी वो थी कि भाई सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्शन हुआ, राइस, फिर वीट, फिर सबसे कम कॉटन, फिर अगेन सेम, सबसे ज़्यादा राइस, फिर वीट, फिर कॉटन, फिर अगेन सेम। और हमें भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई राइस की ग्रोथ हर साल बढ़ रही है, कम हो रही है, कॉटन की बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है ना, वीट की कम हो रही है, कम बढ़ रही है। तो ये 2 अलग अलग कंपैरिजन करने के काम आता है। तो हम क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल। हम वेरिएबल के डिफरेंट कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। और द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, और हर कंपोनेंट का क्या रिलेशन है इन द टेबल, ये भी कंपेयर करते हैं। तो हम अलग अलग कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, और जो एक कंपोनेंट है इसको अलग अलग ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल के तीनों कंपोनेंट को कंपेयर किया जा सकता है कि तीनों में सबसे ज़्यादा सेल किसकी थी, और फिर इनकी सेल्स भी कंपेयर की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए और बी का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं हम, बट हम दोनों काम कर सकते हैं, तो ए एंड बी। फिर इसका अगला क्वेश्चन है पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर। पाई डायग्राम का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एट देयर रिलेशन टू द टोटल, बिल्कुल सही। रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन अ सर्कल, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन अ सर्कल, बोथ बी और सी, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई पाई डायग्राम का यूज़ होता है, हम डिफरेंट कंपोनेंट को शो करते हैं एज अ टोटल इन अ सर्कल इन रिलेशन टू टोटल, ठीक है ना। तो इसका ये काम होता है ए, और ये चीज़, यही सेम चीज़ उसके पैराग्राफ में भी लिखी गई है, ACC वर्डिंग्स हैं। दिस टाइप ऑफ डायग्राम शोज द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएट एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी हम कंपोनेंट को एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल शो करते हैं। फिर क्या लिखा था, एंटायर एरिया ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ईच कंपोनेंट ऑफ द वेरिएट। द एरिया ऑफ द सेक्टर एरिया ऑफ ईच कंपोनेंट बेयर्स द सेम प्रपोर्शन टू द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल एज डज द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट टू द टोटल वैल्यू ऑफ द वेरिएट। इसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से वहाँ पे लिखा गया है कि आप पाई चार्ट को यूज़ करते हो अलग अलग कंपोनेंट को इन रिलेशन टू टोटल शो करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो गए 47। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ये आप तब कर पाओगे जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से भी हैं, कहाँ से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से, ठीक है ना। 48 के बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी हैं, यानी ये मान के चलो कि 47 तक क्वेश्चन जो हैं वो पहले लेग के, दूसरे लेग के और तीसरे लेग के 3rd पॉइंट तक के हैं, और 48 एंड ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। क्लियर हो गई बात। अब हमारा अगला आता है क्या, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आइए जी समझे क्या होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर 3 टाइप की चीज़ें हैं। एक होता है हिस्टोग्राम, जिसको एरिया डायग्राम भी बोला जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एरिया डायग्राम। तो ऑप्शन होता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये सारे ऑप्शंस देते हैं। तो हमें पता है कि एरिया डायग्राम हिस्टोग्राम को बोलते हैं, तो हिस्टोग्राम पे हमें टिक करके आना है। तो हिस्टोग्राम होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, क्या होता है समझेंगे, एक ओजाइव होता है जिसका दूसरा नाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी है, ठीक है ना। तो 3 तरीके से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो डेटा को, ठीक है ना। देखो फ़र्क क्या है समझना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू प्रेजेंट योर डेटा। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आपने क्या किया होगा, आपने उस डेटा को सबसे पहले तो पैराग्राफ फॉर्मेट में समराइज़ किया होगा, जिसको हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फिर उसी को हमने फर्दर मॉडिफाई किया होगा टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में लिखा होगा। फिर टेबल से डेटा उठा के हमने उसके ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बनाए होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया। हम डेटा को अल्टीमेटली ग्राफ उसका यूज़ करके, पाई डायग्राम का, लाइन डायग्राम का यूज़ करके और बार डायग्राम का यूज़ करके प्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड, रिप्रेजेंटेशन, कि हम किस तरीके से डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया प्रेजेंटेशन, एक हो गया रिप्रेजेंटेशन, दोनों में फ़र्क होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब ये क्या गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी आप डेटा को वापस से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और किस तरीके से दिखा सकते हो अपने डेटा को, और किस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है ना। आइए, तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू अपने डेटा को दिखा सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू अपने डेटा को दिखा सकते हैं, और हम ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का यूज़ करके अपने डेटा को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है, ठीक है ना, टेबल फॉर्मेट में है। डेटा क्या है, लिखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का मैंने टेस्ट लिया, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने आप लोगों का 25 मार्क्स का टेस्ट लिया। कुछ बच्चों के 5 नंबर है, कुछ के 8 है, कुछ के 10 है, कुछ के 13 है, कुछ के 16 नंबर है, और कुछ बच्चों के हाईएस्ट 20 नंबर है। कितने कितने बच्चे हैं, मान के चलो 3, 5, 10, 15, 8, 4, इतने बच्चे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग, या फिर एक काम और करते हैं, 0 to 10, 10 to 20, क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का होना ज़रूरी है। अभी जो मैंने डेटा लिया था वो डिस्क्रीट डेटा था, उससे आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होनी चाहिए। 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50 तक ही रखते हैं। तो मैंने देखा कि भाई 0 to 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर है, 10 से 20 के बीच में 5 बच्चों के नंबर है, 20 to 30 के बीच में 10 बच्चों के नंबर है, 30 to 40 के बीच में 15 बच्चों के नंबर है, 40 to 50 के बीच में 8 बच्चों के नंबर है, ठीक है जी। अब इस डेटा को मुझे, ये डेटा है, ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने डेटा को एक तरीके से टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रखा है, ऐसे समझ लो। अब हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। तो हमने बोला कि हम इसी सेम डेटा को हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम बार डायग्राम की तरह देखने में लगता है, बट बार डायग्राम से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे मैंने लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 6, 9, 12 और 15। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर आए हैं, तो मैंने बना दिया, इतने बच्चों के नंबर आए हैं। फिर 10 से 20 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं, तो 5, 6 के थोड़ा नीचे आएगा, लो जी दिखा दिया। फिर 20 से 30 के बीच में 10 बच्चों के नंबर आए हैं, 10, 9 के थोड़ा ऊपर आएगा। लो जी आ गया। फिर 30 to 40 के बीच में 15 बच्चों के नंबर आए हैं, 15 सबसे ऊपर तक जा रहा है भाई। और फिर 40 से 50 के बीच में 8 बच्चों के नंबर आए हैं, 8 यहाँ तक कहीं आएगा। ये बन गया हिस्टोग्राम। अब ये क्या हो रहा है, इसी डेटा को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। अगर मेरे पास ये डेटा ना हो, ये साइड वाला टेबल फॉर्मेट वाला डेटा ना हो, और मैं बोल दूँ
कि ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कोई भी बंदा जिसको नॉलेज है कि कैसे देखे जाते हैं ग्राफ्स, वो आराम से समझ जाएगा कि भाई एक टेस्ट लिया गया होगा जिसमें 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर है, 10 से 20 के बीच में 7 बच्चों के नंबर है, 20 से 30 के बीच में आपके 9-10 बच्चों के नंबर है। इस तरीके से वो समझ जाएगा पूरा डेटा, इसके होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी डेटा को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट, यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है ना। पहला तरीका है हिस्टोग्राम। अब इसमें और बार डायग्राम में फ़र्क क्या है? बार डायग्राम में बार्स के बीच में गैप होता है, बट हिस्टोग्राम में नहीं होता। बार डायग्राम में बार की विड्थ कितनी रखनी है वो आपकी मर्जी होती है, बट यहाँ पे कितनी विड्थ रखनी है वो आपकी मर्जी नहीं होती, ठीक है ना। वहाँ पे विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर समझने की कोशिश करना, जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे बार्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, यहाँ पे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी नहीं है एज सच कि भाई ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि दिल्ली में कितने बच्चे पढ़ते हैं, बिहार में कितने बच्चे हैं, हरियाणा में कितने बच्चे, पंजाब में कितने बच्चे, अदर्स में कितने बच्चे हैं, या सीए का एग्ज़ाम किस स्टेट में से कितने बच्चों ने दिया। तो दिल्ली में 190 बच्चों ने दिया होगा कुछ, या 185 बच्चों ने दिया होगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो बार की विड्थ है ये ज़रूरी थोड़ी ना इतनी रखो, मैं इतनी भी रख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? थोड़े मोटे भी बना सकता था बार, हाँ या ना। अच्छा, मोटे बनाने की जगह पतले भी बना सकता था, हो सकता है मैं बार इतना मोटा बनाने की जगह ये पूरा बार है, एक बार है पूरा, ठीक है ना। ये ब्लू वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा एक बार है, ठीक है ना। इतना मोटा बार बनाने की जगह हो सकता है इन्हीं बार्स को मैं पतला भी कर सकता था कि भाई इतने मोटे मोटे क्यों बनाने, इनका दिल्ली वाला जो बार है वो आधा बनाओ, ये लो से करता हूँ, आधा बनाओ, पतले पतले बार बनाओ, इतने पतले पतले, इतने इतने पतले, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि विड्थ हमें कुछ नहीं बता रही। विड्थ हमें कुछ बता रही है क्या? नहीं। विड्थ कम रखो ज़्यादा रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हाइट इंपॉर्टेंट है कि हाइट कितनी है। बट अगर हम यहीं पे हिस्टोग्राम में आ जाए तो यहाँ पे विड्थ इंपॉर्टेंट है। विड्थ कम कर दूंगा, आधी कर दूंगा, तो 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है वो बताने लगेगा ये। ज़्यादा कर दूंगा तो 0 से लेके 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है वो बताने लगेगा ये। आ रही आपको बात समझ, ठीक है ना। तो यहाँ पे विड्थ इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं होती। वहाँ पे बार्स के बीच में गैप आता है, यहाँ पे बार्स के बीच में कभी भी गैप नहीं आता, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का यूज़ करना होता है। और कॉन्टिन्यूस भी कौन सी वाली? एक्सक्लूसिव वाली, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी 2 टाइप की होती है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ का यूज़ करना होता है ये बनाने के लिए। जब आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ का यूज़ करोगे तो ये ओवरलैप करेंगे, ये और ये ओवरलैप करेगा, ये और ये ओवरलैप करेगा, तो कभी गैप आएगा ही नहीं बार्स के बीच में, गैप आने का सवाल ही नहीं उठता। बट बार डायग्राम में गैप आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे छोटे छोटे फ़र्क होते हैं। आइए जी, तो ये क्या बोल रहा है, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये देखो, ये जो टेबल है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हिस्टोग्राम। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है हिस्टोग्राम, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे, ठीक है ना। फिर विद अ हिस्टोग्राम एन आइडिया फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी कैन बी ऑब्टेन्ड। हम हिस्टोग्राम का यूज़ करके जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा इस डेटा का, उसका आइडिया ले सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कर्व होता क्या है पहले समझते हैं। अगर हमारा हिस्टोग्राम बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 बिल्डिंग बनी है, देख रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग चिपकी हुई, हर बिल्डिंग का मिड पॉइंट ढूंढो, हर बिल्डिंग का मिड पॉइंट ढूंढो, हर बिल्डिंग का मिड पॉइंट ढूंढो, हर बिल्डिंग का मिड पॉइंट, हर बिल्डिंग का मिड पॉइंट। अगर मैं इन सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं यूजिंग स्ट्रेट लाइन, ऐसे हर एक मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अब ये जो आपको पिरामिड सा दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, ब्लैक ब्लू जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये पिरामिड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो यहां पर लिखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता कैसे है ये हमें समझ आ गया
कि सर देखो दो तरीके हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के। क्या है दो तरीके? कि या तो आप क्या करो, जो आपके पास डेटा है इस डेटा की मिड वैल्यूज़ निकाल लो। क्या आएगी? 5, 15, 25, 35 और 45। फिर आप इन मिड वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पर लिखो। एक्स एक्सिस पर लिखने के बाद इनको अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स प्लॉट कर दो और सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। अब देखो ध्यान सुनना, ये जो 5 है ये 0 और 10 के बीच में ही तो आएगा, तो यहाँ पे 5 होगा। 5 नंबर कितने बच्चों का है? 3 बच्चों के। तो मैं डॉट कहाँ लगाता? 3 और 5 यहाँ पे लगाता, जहाँ पे दिख रहा है अभी यहीं लगाता। फिर 15 नंबर 5 बच्चों का है, तो यहाँ पे आता 15, 10 और 20 के बीच में 15 आता। और ये कितने बच्चों का है? 5 बच्चों का है, तो यहाँ पे डॉट लगता। तो जहाँ पे डॉट लगे हुए दिख रहे हैं यहीं पे लगते हैं उस डेटा के डॉट्स। तो एक तरीका तो क्या है, मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू निकाल के उन मिड वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट कर दो और सारे पॉइंट्स को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप हिस्टोग्राम बना चुके ऑलरेडी तो हर हिस्टोग्राम की जो भी रेक्टेंगल्स हैं उनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ढूंढो, सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, अगेन आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। बट यहाँ पर बात फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हो ही नहीं रही, यहाँ पे बात हो रही है फ्रीक्वेंसी कर्व की। ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है? अगर इन्हीं पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन की जगह फ्री हैंड से जोड़ूँ, फ्री हैंड से, तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इन्हीं पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ग्रीन रेड से करता हूँ, अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैं, अरे फ्री हैंड भाई, फ्री हैंड आ जा, बहुत मुश्किल काम है वैसे। ये अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैं फ्री हैंड से जोड़ दूं तो ये जो लाल वाला बना इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब सुनो, अगर मेरा हिस्टोग्राम बना हुआ है मेरे पास, तो क्या उससे मैं एक आइडिया ले सकता हूँ कि मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बनेगा? ले सकता हूँ। अगर मुझे बताया कि मेरा हिस्टोग्राम की बिल्डिंग पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व भी ऐसा ही बनेगा और वैसे ही बन रहा है। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास हिस्टोग्राम है तो इससे आप फ्रीक्वेंसी कर्व का एक आइडिया ले सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कर्व आपका कैसा सा दिखेगा। ठीक है ना। अ कंपैरिजन अमंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल विथ हिस्टोग्राम। अलग अलग क्लास इंटरवल की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है उनका कंपैरिजन करना है तो हिस्टोग्राम की वजह से वो हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, क्या बोलना चाह रहा है बताओ जरा एक बार। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके सामने मान के चलो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता, आपके पास ये हिस्टोग्राम नहीं होता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी थोड़ी देर को समझो कि पिरामिड है आपके सामने, ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है, और मैं आपको बोलूँ कि बताओ किस रेंज में बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं, तो आपको मुश्किल होती जानने में। आपको समझ नहीं आता है कि डॉट किस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पे लिखा होता 5, 5 के ऊपर डॉट होता। ठीक है ना। तो कौन सा क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी है इसका कंपैरिजन अगर करना होता तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मुश्किल होता, आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता। बट वहीं अगर आपके सामने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ने हिस्टोग्राम बना हुआ है मान के चलो, और आपको कंपैरिजन करना है कि किस क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये काम इससे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं हो सकता, बल्कि इससे ज़्यादा आसान तरीके से तो हो ही नहीं सकता ये काम। सबसे आसान तरीका, अगर आपको फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करवाना है कि किस क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी, उसका कंपैरिजन करना है डायग्राम के थ्रू, तो सबसे अच्छा तरीका हिस्टोग्राम ही है। हिस्टोग्राम में मुझे पता चल जाता है, एक व्यू में पता चल रहा है कि भाई बहुत कम नंबर कम बच्चों के आए हैं, नंबर बढ़ते गए, बच्चे बढ़ते चले गए, फिर बहुत ज़्यादा नंबर भी कम बच्चों के आए हैं। मुझे एक आइडिया लग रहा है यहाँ पर, और रेंज भी पता चल रही है, 0 to 10 3 बच्चों के हैं, 10 to 20 कितने बच्चों के हैं, सब मुझे पता चल रहा है। तो मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ अलग अलग क्लास इंटरवल्स का। अब ये क्या बोल रहे हैं, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाना कैसे है। तो इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस लिखा है ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़ है तो उस इंडिविजुअल सीरीज़ को आप किस में कन्वर्ट करो, क्लास इंटरवल में, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करो। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी कौन सी वाली, एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी कौन सी वाली, एक्सक्लूसिव। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करो वो भी कौन सी वाली, एक्सक्लूसिव वाली। तो पहला काम आपका क्या है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को आपके पास जो भी डेटा है, आप देखो आपके पास डेटा जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़ भी हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज़ भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी हो सकती है। अगर आपके पास
इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो पहला स्टेप है उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करो। पहले से कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो देखो इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, अगर एक्सक्लूसिव है तो उसको इंक्लूसिव, अगर इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो आपका ये काम होता है, ये कन्वर्ट कर लिया आपने अपना डेटा, फिर आपको क्या करना है, नीचे बनाओ अपने क्लास इंटरवल्स एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, और बना दो बिल्डिंग्स, काम खत्म। तो यही चीज़ लिख करके समझाई है उसने कि क्या करना है आप लोगों को। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है। अब अगला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल एज बेस और ब्रेथ ऑफ ए फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूजुअली व्हेन क्लास इंटरवल और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये इतने काम का नहीं है आपके लिए, भूल जाओ इसको अभी के लिए, बाद में बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता क्या है। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, यानी 2D डायग्राम है। 2D जैसे 2D मूवीज़ होती हैं, 3D मूवीज़ होती हैं। 3D मूवीज़ में क्या लगता है कि कुछ निकल करके आ रहा है बाहर, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो आपको लग रहा है इसमें कुछ निकल करके बाहर आ रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है ना। 3D डायग्राम्स कैसे होते हैं, 3D डायग्राम्स में बेसिकली 3 एक्सेस हो जाते हैं, हो सकता है आपने देखा हो। 3D डायग्राम बना देता हूँ, ये क्या बताऊँ, देखो जैसे ये होता है स्क्वायर, ये है 2D डायग्राम, बट एक होता है क्यूब, ये होता है क्यूब। अब इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ निकल करके आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं 2D डायग्राम। और ये हो गया आपका 3D डायग्राम, इसमें लग रहा है कि कुछ उभर करके बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हिस्टोग्राम है कि 2D डायग्राम होता है। फिर नोट, क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, इन सब में इक्वल गैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई 0 to 10, 10 to 20, फिर 20 to 40 कर दिया, फिर 40 to 50 कर दिया, तो 20 to 40 वाला क्या होगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल हो गया। अगर ऐसा है तो आप हिस्टोग्राम मत बनाओ, और अगर आपको फिर भी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्वल कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40 एंड 40 to 50। अब ये जो क्लास इंटरवल है अनइक्वल है, क्योंकि 10 का गैप है, इसमें 20 का गैप है, फिर 10 का गैप है, और यहाँ पर आ गई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 10, 30 और 10, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूँ तो पहला स्टेप है कि ये जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है इसको इक्वल करो। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला दूसरा वाला तो एज इट इज लिखेंगे। अब अगर मुझे 20 to 40 को बाकियों के बराबर करना है तो क्या करूँगा, 20 to 30, 30 to 40 कर दूंगा इसको, और फिर 40 to 50 एज इट इज लिख दूंगा। अब इनकी फ्रीक्वेंसी 5, क्या इसकी 5 है तो 5 लिख दी, इसकी 10 है तो 10 लिख दी। अब इसकी 30 है, यानी 20 से लेकर के 40 के बीच में 30 बच्चों के नंबर आए हैं, तो क्या करूँ, यहाँ पर डिवाइड कर दो इसको 2 से, कि भाई 20 से 30 के बीच में 15 बच्चों के नंबर आए होंगे और 30 से 40 के बीच में भी 15 बच्चों के नंबर आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 10 के आगे 10 लिख दिया। अब इसको आप हिस्टोग्राम बना लो, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। जो मैंने 20 to 40 की 30 थी, इसको 20 to 30, 30 to 40 को 15 करा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, विड्थ ऑफ लोअर क्लास इंटरवल। तो बोलते हैं कि भाई पहले तो जो लोअर क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ देखो 10 है, ओके जी, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ क्या है 20, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 30। तो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 15। तो देखो ये आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 15, ठीक है जी। और क्या लिखा है देखो, फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड। तो अगर आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो उसके लिए आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि सर बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई जो लंबे लंबे बिल्डिंग्स होती हैं हिस्टोग्राम में उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता, बट बार डायग्राम में होता है। अगर आपको मोड निकालना है, मोड मीन मीडियन मोड, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड निकालना है तो हिस्टोग्राम का यूज़ करके निकाल सकते हैं, बट बार डायग्राम का यूज़ करके नहीं निकाल सकते। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मोड कैसे निकलता है, आपने हिस्टोग्राम बनाया था यहाँ पर, बता दो जरा मोड कैसे निकलता है। तो अगर आपको मोड निकालना है तो मोड निकालना बहुत आसान होता है। आपको सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग लेनी है,
क्यों? क्योंकि मोड होता है हाईएस्ट रिपीटेटिव नंबर, और सबसे ऊंची बिल्डिंग क्यों है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यानी कि 30 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर आए, तो मोड 30 से 40 के बीच में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग लेंगे, इसका ये वाला कोना बाजू वाली बिल्डिंग के कोने से जोड़ेंगे, इसका ये वाला कोना भी इस बाजू वाली बिल्डिंग के कोने से जोड़ेंगे। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ। क्लियर आ गया? अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स क्या है, ये क्या है? मार्क्स है। यहाँ पे लेट से निकल कर क्या है कि मार्क्स आ रहे हैं 35, ठीक है ना, 30 40, तो यहाँ पे 35 आ रहा है, तो आपका मोड क्या हो गया? 35, ठीक है ना। इस तरीके से मोड निकालते हैं। अब देखो अगेन ये मोड निकालने को एग्जाम में नहीं आएगा कि भाई ग्राफ का यूज़ करके मोड निकालो, बट ये ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको मोड निकालना है तो इनमें से किस चीज़ से आप मोड निकाल सकते हो। तो ऑप्शंस होंगे हिस्टोग्राम होगा, बार डायग्राम होगा, पाई चार्ट होगा, लाइन डायग्राम होगा, ऐसे 4 ऑप्शन हो जाएंगे कोई भी। तो आपको हमेशा हिस्टोग्राम पर टिक करके आना है कि मोड निकालना है तो हिस्टोग्राम से निकल सकता है और किसी से नहीं निकल सकता। अब यहाँ पर जो सीरीज़ है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होना ज़रूरी है हिस्टोग्राम के लिए, बट बार डायग्राम के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्क्रीट हो कॉन्टिन्यूस हो कोई भी हो चल जाएगा काम, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए विड्थ, जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है बिल्डिंग्स की, यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी मोटी कितनी पतली बार है, बट यहाँ पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे विड्थ जो है वो क्लास इंटरवल को डिनोट करती है। अगर मोटी विड्थ है तो क्लास इंटरवल बड़ा होगा, छोटी विड्थ है तो क्लास इंटरवल छोटा होगा। और फिर आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो इसके अंदर वो ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है पैरामिड, ये पैरामिड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, मैंने लिखा भी हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन सकता है हिस्टोग्राम के थ्रू। कैसे? हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स ढूंढो और सबको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। अब एक बात बोली जाती है क्या कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन। क्यों बोला जाता है समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये येलो एरिया मार्क कर रहा हूँ और पूछूँ कि बताओ क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंडर आ रहा है, तो आप मना कर दोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पिरामिड के बाहर का एरिया है, बट ये हिस्टोग्राम के अंदर आ रहा है। अब मैं अगर आपके सामने ये वाला एरिया मार्क करूं तो बताओ क्या ये हिस्टोग्राम के अंदर आ रहा है? नहीं, बट ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर आ रहा है। फिर मैं ये वाला एरिया मार्क करूं, ये वाला, तो ये हिस्टोग्राम के अंदर तो आ रहा है बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर नहीं आ रहा। फिर ये वाला एरिया पॉलीगॉन के अंदर तो आ रहा है बट हिस्टोग्राम के अंदर नहीं आ रहा। अच्छा ये वाला एरिया जो रिमेनिंग एरिया ये वाला, ये तो सब में कॉमन है, ये तो हिस्टोग्राम में भी आ रहा है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये वाला एरिया तो कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। ये वाले एरिया को हटाना पड़ेगा यहाँ से वैसे तो, ये वाले एरिया को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा है बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि कुछ एरिया जो है वो हिस्टोग्राम का पार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट नहीं है, और उतना ही एरिया ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट है, हिस्टोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता ये है कि अल्टीमेटली हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया एक ही जितना बन जाता है, दोनों का एरिया सेम ही होता है। कुछ हिस्टोग्राम से हट गया पॉलीगॉन में नहीं आया, कुछ पॉलीगॉन में आ गया और कुछ पॉलीगॉन से हट गया हिस्टोग्राम में नहीं आया, तो दोनों का एरिया अल्टीमेटली हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही है कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ बार डायग्राम, एरिया ऑफ लाइन डायग्राम, एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये ऑप्शन होते हैं। तो आपको किस पे टिक करना है? एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व पे कभी आपको नहीं करना टिक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है ना वो बहुत जजमेंटल होता है। जजमेंटल क्यों होता है समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया जाए तो उसकी एक डिसएडवांटेज यही होती है कि अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे को बोला कि भाई ये आपके पॉइंट्स हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ, तो बच्चे ने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी कर्व बना दिया। बट वहीं मैंने दूसरे बच्चे को बोला कि सेम पॉइंट का फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ, तो क्या कर सकता था, ये बना देता। अब दोनों फ्रीक्वेंसी कर्व में फ़र्क है कि नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी कर्व हर एक अपने हाथ की बात होती है क्योंकि फ्री हैंड से बनता है, तो कोई कैसे बनाएगा कोई कैसे बनाएगा। तो इसमें हो सकता है कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम और एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व सेम ना हो, क्योंकि अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से बनाता है। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हर एक का एक जैसा ही बनेगा क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन का यूज़ होता है।
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझनी है, जैसे कि आपको चीज़ें याद रहे। बेसिकली मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है ना, वरना याद नहीं रहता है सब, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं, क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मेंट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउएवर वी ऑल्सो अप्लाई इट फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन्स द सेम। तो क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जनरली डिस्क्रीट सीरीज के लिए होता है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। बट अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो, बट शर्त यह है कि जो क्लास इंटरवल हैं उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 सेम होनी चाहिए विड्थ। ऐसा नहीं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 की जगह 20 to 40 हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो अगेन आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के सब इक्वल करने पड़ेंगे, फिर आप जा करके बना पाओगे, ठीक है ना। अ फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी क्या बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक लिमिटिंग फॉर्म है, एक लिमिटिंग फॉर्म है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, वही एडवांटेज बन जाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये आपको रटना है, इसको लर्न करोगे, क्योंकि इसकी डिटेल में बहुत टाइम लगेगा और वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी कर्व लिमिटिंग फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जहाँ पे लिमिट कर जाता है, जहाँ पर ये रुक जाता है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को कंसिडर नहीं कर पाता, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व कर लेता है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना कैसे है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दो तरीके हैं बनाने के, या तो सीधा मिड पॉइंट्स एक्स ले लो और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट मिड पॉइंट को मार्क कर दो और सीधी सीधी लाइन खींच दो। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि हिस्टोग्राम बना लो, पहले हिस्टोग्राम के मिड वैल्यूज ढूंढ लो, मिड पॉइंट्स ढूंढ लो, उन सबको ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। हिस्टोग्राम से भी बन सकता है, नॉर्मल तरीके से भी बन सकता है। अब कैसे बनता है हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम समझ चुके हैं, ये एग्जाम में नहीं आता। अगला आ गया आपका ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आखिरी तरीका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का नहीं, रिप्रेजेंट करने का। आई एम रिप्रेजेंटिंग यू, आई एम प्रेजेंटिंग यू, फर्क है। ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। यहाँ पे लिखे मैंने मार्क्स 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे लिखी फ्रीक्वेंसी 5 नंबर 10 बच्चों का है, 10 नंबर 20 बच्चों का है, 15 नंबर 25 बच्चों का है, 20 नंबर 30 बच्चों का है, 25 नंबर 15 बच्चों का है और 30 नंबर 10 बच्चों का है, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओजाइव बनाना है। अच्छा, अगर इस डेटा से मैं एक चीज़ बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करूँगा, ग्राफ बनाऊंगा, एक्स एक्सिस पे लिखूंगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करूँगा पॉइंट, सारे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा, बन जाएगा, ईजी है। बट मैं अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनाना चाहता, मैं बनाना चाहता हूँ ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे सुनो, मैं बोलूँ कि 5 या 5 से कम नंबर कितने बच्चों के है, 5 या 5 से कम नंबर कितने बच्चों के है, तो आप आंसर क्या दोगे, 10। बट अगर मैं बोलूँ कि 10 या 10 से कम नंबर कितने बच्चों के है, तो आप बोलोगे सर 20 बच्चों के तो 10 नंबर आए हैं और 10 बच्चों के 5 नंबर आए थे, यानी 10 या 10 से कम नंबर 30 बच्चों के आए हैं। अरे ये बात समझे वाली, ठीक है ना। देखो 5 नंबर 10 बच्चों के हैं, 10 नंबर 20 बच्चों के हैं, तो 10 या 10 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं, 30 बच्चों के हैं। ऐसे ही 15 या 15 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं, 55 बच्चों के। 20 या 20 से कम 85 बच्चों के। 25 या 25 से कम 100 बच्चों के। और 30 या 30 से कम 110 बच्चों के। और टोटल बच्चे कितने हैं, 110। तो ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि हाईएस्ट मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स से कम कितने बच्चों के हैं, तो सभी बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देंगे। अरे बात समझ आप लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स 5, 10, 15, 20, 25, 30। और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10 से शुरू हो रही है, 110 पे खत्म हो रही है, तो मैं 20-20 का गैप ले रहा हूँ। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
120, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। मैं प्लॉट करता हूँ पॉइंट्स। 5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, 15 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 55, यहाँ का। फिर 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 85, फिर 25 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 100, और फिर 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 110। ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल, फ्री हैंड से जोड़ दूंगा इसको। गलत हो गया। ये मेरा बन गया क्या, ओजाइव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ध्यान सुनना, दो टाइप के ओजाइव होते हैं, एक होता है मोर देन, एक होता है लेस देन। ये कौन सा ओजाइव है, लेस देन। अब देखो होता क्या है कि ओजाइव ऊपर की तरफ जा रहा है और है लेस देन, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि लेस देन वाला नीचे की तरफ जाता होगा और मोर देन वाला ऊपर की तरफ जाता होगा, बट होता उल्टा है, होता उल्टा है। ये है लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव क्यों बोलते हैं उसको, उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यों है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा था इसको वो लिखने से पहले कि 5 या 5 से कम कितने बच्चों के नंबर है, 10 या 10 से कम कितने बच्चों के नंबर है, 15 या 15 से कम कितने बच्चों के नंबर है। आ रही बात समझ, 20 या 20 से कम कितने बच्चों के नंबर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो मार्क्स हैं ये या इससे कम कितने बच्चों के हैं, ये जो मार्क्स है ये या इससे कम कितने बच्चों के हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना है तो इसको हम बोलते हैं लेस देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव, OGIVE। कुछ लोग ओगिव भी बोलते हैं इसको, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से ओजाइव होता है, ठीक है ना। जितना गूगल पे देखो तो ओजाइव बोलते हैं, ओगिव नहीं बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब एक होती है दूसरी टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसको हम बोलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो, मैं जानना चाहता हूँ कि 5 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए, 5 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 110 बच्चे हैं, 5 नंबर 10 बच्चों के आए हैं, तो 5 से ज़्यादा नंबर 100 बच्चों के आए होंगे। 5 से ज़्यादा मतलब क्या है कि भाई जिनके भी 10, 15, 20, 25, 30 नंबर है, ये बच्चे कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 + 25 45, 45 + 30 75, 75 + 15 90, 90 + 10 100। तो 5 से ज़्यादा 100 बच्चों के हैं। 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं, तो इस 100 में 20 माइनस कर दूंगा, 80 बच्चों के आए हैं। 15 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 80 में 25 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 55, ठीक है ना। फिर 20 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 55 में 30 माइनस कर दूंगा 25, ठीक है ना। फिर 25 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 25 में 15 माइनस कर दूंगा 10, और फिर 30 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 10 में 10 माइनस कर दूंगा 0। 30 से ज़्यादा किसी भी बच्चे के नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पर मैं क्या ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि 5 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, 15 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, मोर देन। और अगर मैं इसको प्लॉट करूँ यहाँ पर, तो क्या करेंगे, 5 की हो गई 100, ठीक है ना, 100 के आगे लिख दिया, मार्क कर दिया। फिर 10 की हो गई 80, फिर 15 की हो गई 55, यहाँ पर ही आएगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। फिर 20 की हो गई 25, फिर 25 की हो गई 10, ख़त्म, 30 की 0। अब मैं अगर इसका कर्व बनाऊं तो कर्व बनेगा ऐसा सा, सॉरी कुछ अजीब सा बन गया ये, अरे
ऐसा मतलब फ्री हैंड का कर्व लग नहीं रहा है अभी देखने में, क्या ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये कर्व बन गया ऐसा। अब ये ठीक से बन नहीं पा रहा है मुझसे अभी ना, ठीक है ना, वो समझ जाना। बट क्लियर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मोर देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। हालांकि नीचे की तरफ जा रहा है बट बोलते क्या है, मोर देन ओजाइव, क्योंकि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। अब जहाँ पर ये दोनों ओजाइव इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ एकदम स्ट्रेट, तो जो वैल्यू पर एक मिलता है ये वैल्यू होती है मीडियन। यानी अगर मोड निकालना है तो हिस्टोग्राम है, मीडियन निकालना है तो ओजाइव है, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट किया है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर फाइंडिंग मीडियन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल यू यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल यू यूज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विल यू यूज, रिप्रेजेंटेशन विल यू यूज। तो ऑप्शन में ही होते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव, इस तरीके से। तो आपको किस पे टिक करके आना है, ओजाइव पर। अच्छा कई बार ऑप्शन होता है ऑप्शन बी ओजाइव, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, तो डी पे टिक कर देना। ये होगा हिस्टोग्राम, ये होगा ओजाइव, ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और ये होगा बोथ बी एंड सी। तब डी पे टिक कर देना क्योंकि दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ये इसकी बात थी, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन है, देखना बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द सम टोटल ऑफ, ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज इक्वल टू the sum of less than cumulative frequency and more than cumulative frequency of each variable of each class is equal to। अगर मैं 10 और 100 को ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 110। फिर अगर ये एक वेरिएबल ये है, इसकी मैं लेस देन और इसी की मैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 110। फिर देखो 55 और 55 110, 25 और 85 110, 10 और 100 110, और 0 और 110 110। यानी कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल की लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करूँगा तो हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी वाला आंसर आएगा। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। आ गया समझ। तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, द सम ऑफ लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो होता है डबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डबल ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, एनी ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन होते, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो आप किस पे टिक करोगे, इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है हमेशा। बताइए जी, जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, बातें समझ आ गई आप लोगों को, कोई डाउट्स हैं? नहीं है, वेरी गुड, बस ख़त्म है ये चैप्टर भाई। चैप्टर तो नहीं, ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ख़त्म हो चुका है। तो इसके अंदर यही सब चीज़ें लिखी हैं, बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री एंड देयर आफ्टर जॉइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट सक्सेसिवली बाय लाइन सेगमेंट वी गेट ओजाइव। देयर आर टू टाइप ऑफ ओजाइव, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। प्लॉटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिव्स लेस देन ओजाइव, प्लॉटिंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिव्स मोर देन ओजाइव। ओजाइव में भी कंसिडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग, अगर आपको मीडियन या क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो आप ओजाइव का यूज़ कर सकते हो। मीडियन निकालने, क्वार्टाइल्स निकालने, आप ओजाइव का यूज़ कर सकते हो। ओजाइव कहाँ पढ़ा है हमने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में पढ़ा है। फिर इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ओजाइव ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन द एक्स वैल्यू ऑन द पॉइंट गिव्स अस मीडियन, द सेकंड और मिडल क्वार्टाइल। तो उसने यही बोल दिया कि अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक नीचे की तरफ लाइन खींची जाती है तो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आती है उसको हम मीडियन बोलते हैं या फिर सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं। सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन एक ही चीज़ होती है। ओजाइव फर्दर कैन बी पुट इनटू यूज फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फॉर ऑब्टेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल यू यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विल यू यूज। तो उसके अंदर ऑप्शन ये होते हैं हिस्टोग्राम,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे या फिर अगर ओजाइव है ऑप्शन में तो ओजाइव पे टिक करके आना है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कर्व ऐसा सा जा रहा है तो ये आगे चल के ऐसा सा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 80 के बाद 100 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कितनी होगी। फिर मैं देखूंगा कि भाई ये 40 है और ये 42 या 43 है, यानी कि 80 और 100 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए होंगे, 3 बच्चों के नंबर आए होंगे। तो मैं फर्दर फ्यूचर प्रोजेक्शंस पता लगा सकता हूँ। आ रही बात समझे, ठीक है ना। जैसे 80 नंबर 80 या ये कौन सा ओजाइव है, ये है आपका लेस देन ओजाइव, यानी कि 80 या 80 से कम। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे 70 है, 70 या 70 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं, तो आंसर क्या आएगा 40। बट अगर मैं जानना चाहूँ कि 90 या 90 से कम नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 43। बट अगर मैं जानना चाहूँ कि 70 और 90 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो 43 और 40 का डिफरेंस 3 बच्चे आ जाएंगे। तो मुझे फ्यूचर प्रोजेक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन से अगर पता लगानी है तो मैं इसके थ्रू पता लगा सकता हूँ, ठीक है ना, एक आइडिया ले सकता हूँ। आइए जी, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक इंक्रीजिंग ओजाइव देता है, यानी कि आपका ओजाइव ऐसा सा होता है, और ये आपको एक डिक्रीजिंग ओजाइव देता है। इसमें फ्रीक्वेंसी असेंट यानी बढ़ती जाती है और इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। चेक कर लो यहाँ पर, देखो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। 100 के बाद 80 हो गया, फिर 50 हो गया, कम होती चली जा रही है, और ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी है। इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। कैलकुलेटिंग मीडियन फ्रॉम ओजाइव, यहाँ पे ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया कि आप लेस देन मोर देन ओजाइव बनाओगे, कौन सा लेस देन कौन सा मोर देन होता है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो, ठीक है ना। डॉट वाला जो है वो लेस देन है और स्क्वायर वाला जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, फिर नीचे की तरफ लाइन खींचोगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आती है वो मीडियन होता है। अभी देखो 40, 50, 60, 50 से थोड़ा कम है ये, यानी कि 48, 47 मीडियन मार्क्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से हम पता लग सकते हैं। बस ख़त्म भाई, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर सभी को।